हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 56 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी उपनिवेशों की तर्ज पर राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य को स्वशासन या स्वराज के रूप में निर्धारित किया। सेकंड वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की मांगों पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। रिपोर्ट ने स्वतंत्र गणराज्य को भारत द्वारा वांछित सरकार के रूप में परिभाषित किया। रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिफारिश की। जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तब लॉर्ड बिरकेनहेड ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के जो पिता हैं, इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए वाला जो है स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। बी वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। इस रिपोर्ट में भारत द्वारा वांछित सरकार के रूप में डोमिनियन स्टेट को परिभाषित किया गया था, ना कि स्वतंत्र गणराज्य को भारत द्वारा वांछित सरकार के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सी वाला कथन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी सिफारिश की, तो ये वाला यहाँ पर सही है। डी वाला यहाँ पर यह भी गलत है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तब लॉर्ड बिरकेनहेड ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। ये गलत है। देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति थे वो राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड थे, लेकिन जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो उस समय लॉर्ड इरविन ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। यहाँ पर लॉर्ड बिरकेनहेड नहीं है, बल्कि लॉर्ड इरविन जो है वो ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका केवल सी वाला कथन सही है। तो सही आंसर है सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है आपका, तिनकठिया पद्धति के कारण नील की खेती करने वाले किसानों की हुई दुर्दशा की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए मनाया था। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इंदुलाल याग्निक। देखिए, महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी की। उन्होंने भारत को बेहतर रूप से समझने के लिए 2 वर्षों के लिए देश भर में यात्रा करने का निर्णय लिया। उनकी यात्राओं के दौरान राजकुमार शुक्ल ने देश भर में महात्मा गांधी का अनुसरण किया और उन्हें चंपारण आने तथा नील बागानों की समस्याओं को जांच करने के लिए मनाया। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के तहत यूरोपीय बागान मालिक किसानों की मूल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे थे। तो ये आपकी तिनकठिया प्रथा थी। तो इन्हें बुलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो राजकुमार शुक्ल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन से घोषित उद्देश्य थे। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना, सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण करना। तो आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य थे उनमें जाति, धर्म या प्रांत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और सुदृढ़ीकरण करना ये शामिल था। देखिए, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन ये यहाँ पर शामिल नहीं था। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उन शिकायतों को उठाया गया और उन अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया जो भारतीयों और उन पर शासन करने वालों के संबंध में समान थे। इसी कारण से कांग्रेस द्वारा समाज सुधार के प्रश्नों को नहीं उठाया गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है। इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन वाले प्रश्न थे, इन्होंने अपने उसमें घोषणा पत्र में नहीं रखे थे। तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है। सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण करना, यानी इन्होंने ये अपना
प्रस्ताव भी रखा कि लोक सेवाओं का भारतीकरण किया जाए, नमक कर का उन्मूलन किया जाए, तो ये भी बातें इसमें शामिल की थी। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, केवल 1 और 3। 5वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश काल में बंगाल में शिक्षण संस्थानों के विकास के संदर्भ में उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 1857 में हुई है। 1857 में इसकी स्थापना हुई है। 1854 का जो वुडस्पैच आया है, तो उसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं कलकत्ता मदरसा की। देखिए, 1781 में यानी 1781 में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित विषयों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए सन 1800 की बात है। सन 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने सिविल सेवा में भावी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इसे प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम है वो है आपका 5 का सी वाला, यानी कि पहले आएगा आपका दूसरा, उसके बाद आएगा फिर आपका चौथा यानी 1781 फिर 84, उसके बाद आएगा फिर आपका फोर्ट विलियम यानी तीसरा, फिर आपका आएगा पहला 1857। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, अकाली आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? पंजाब क्षेत्र में कोई कर नहीं आंदोलन आयोजित करना, गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त कराना, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आयोजन करना, युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु क्रांतिकारी साहित्य का सृजन करना। अकाली आंदोलन को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष 1920 के दशक के आरंभ में पूरी शक्ति से उभरा था। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में सुधार लाना और भ्रष्ट महंतों के चंगुल से इन्हें मुक्त कराना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? राय का ब्रह्म समाज तर्क के जुड़वां स्तंभों ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन और वेदों एवं उपनिषदों पर आधारित था। उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब लिखी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। यह तर्क के जुड़वां स्तंभों और वेदों एवं उपनिषदों पर आधारित था। इसने ईश्वरीय अवतारवाद की आस्था का परित्याग किया। इसने बौद्ध भाव और मूर्ति पूजा की निंदा की। इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की। इसने कर्मवाद और आत्मा के शरीर बदलने पर भी कोई निश्चित मत नहीं अपनाया और इसे व्यक्तिगत भ्रम पर किसी भी प्रकार की आस्था अपनाने हेतु छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। ठीक है, 1820 में राजा राममोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उनकी चमत्कारी कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में आदिवासी विद्रोहों का कारण निम्नलिखित में से किसे या किन्हें माना जा सकता है? राजनीतिक स्वायत्तता से वंचित होना, उनके क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का दखल, भारी लोगों द्वारा संस्कृतिकरण आंदोलन का उदय। देखिए, विशेष रूप से जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं, तो वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, तो जनजातियों का अपनी भूमि और वन क्षेत्र पर नियंत्रण होता था। तो उनके विद्रोह प्राय स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला कारण ये भी उत्तरदायी है। सेकंड वाला ये भी सही है। ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियाँ थी, इनकी वजह से भी जनजातियों में आक्रोश था, यानी आदिवासी जो समूह है उनमें आक्रोश था। जैसे सन 1900 ईस्वी के दौरान जो मुंडा और हो विद्रोह हुआ, वो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के विरुद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी एक कारण सही है। तीसरा वाला यहाँ पर ये भी सही है कि भारी लोगों द्वारा संस्कृतिकरण आंदोलन का उदय, यानी जो भारी लोग थे वो इन्हें इनकी संस्कृति से वंचित करके अपनी संस्कृति इन पर थोपना चाह रहे थे, इसका भी एक कारण रहा। तो यहाँ पर ये भी एक कारण उत्तरदायी रहा। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, खिलाफत असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने राजनीतिक मुद्दों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। आंदोलन की अवधि के दौरान बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया अस्तित्व में आए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मुस्लिम लीग की मांगों के पूरा नहीं होने की स्थिति में इन्होंने सरकार से पूर्ण सहयोग वापस लेने का निर्णय लिया है। मुस्लिम लीग अब राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। खिलाफत समिति ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया है। गांधी जी इसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए इन्हें दी गई कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके अलावा बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ अस्तित्व में आए हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9 का डी, यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत संबंधित है भारतीय सिविल सेवा से भारतीयों के कठोर और पूर्ण बहिष्करण से, कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रयुक्त भर्ती संबंधी रणनीतियों से, न्याय प्रदान करने के लिए दीवानी और आपराधिक अदालतों के पदानुक्रम से, समाज के उच्च वर्गों के सदस्यों के माध्यम से जनता को शिक्षा दिए जाने से। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है, ये आधुनिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित है। यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। देखिए, क्योंकि धन का आवंटन उस समय कम किया गया था और बड़े स्तर पर शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि केवल कुछ ही मुट्ठी भर उच्च और मध्य वर्ग के जो भारतीय हैं इनको शिक्षित करने के लिए धन आवंटित किया जाएगा, ताकि वे जनता को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रसार करने का उत्तरदायित्व ले सकें। तो इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यानी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए इसका उपयोग किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में राज्य सचिव सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। गवर्नर जनरल को सभी महत्वपूर्ण मामलों को बहुमत से तय करने के लिए एक कार्यकारी परिषद प्रदान की गई थी। 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रबंधन को उजागर कर दिया था। इसने ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन को कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करने का अवसर प्रदान कर दिया, और इसी बड़े उद्देश्य के साथ 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत की बेहतर सरकार हेतु एक अधिनियम नामक विधेयक पेश किया गया और संसद के द्वारा इसे पारित भी किया गया। इसमें जो प्रावधान था उसके तहत भारत पर अंतिम प्राधिकार ब्रिटिश संसद के पास निहित था, न कि भारत के राज्य सचिव में। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसमें प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होगी जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और उसके आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 11 का बी, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, मिस्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मिस्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित सैन्य बिरादरी थी। सिखों को 12 मिसलों में संगठित किया गया था। रणजीत सिंह अहलूवालिया मिस्र से संबंधित थे। देखिए, मिस्र एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है बराबर या फिर एक समान होना। मिस्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित सैन्य बिरादरी था और सिख जो थे उस समय मिसलों में संगठित थे। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। रणजीत सिंह के जन्म के समय वहां पर 12 मिसलें थी, पंजाब में 12 मिसलें थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, थर्ड वाला कथन यहां पर गलत है। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के पुत्र थे, यानी अहलूवालिया से संबंधित नहीं थे, बल्कि सुकर चकिया करके एक मिस्र थी उससे संबंधित थे। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1 और 2। 13वां प्रश्न है आपका, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने और युद्ध के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने संघ से पृथक होने के अधिकार को स्वीकार किया। दलित वर्गों और सिखों दोनों ने देश के विभाजन के विचार को अस्वीकार कर दिया।
देखिए, ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने और युद्ध के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि यह प्रस्ताव मुस्लिमों के आत्मनिर्णय के अधिकार और पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें वंचित कर देगा, जबकि हिंदू महासभा ने पृथक होने के अधिकार के आधार की आलोचना की थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका सही है। देखिए, दलित वर्गों का मानना था कि विभाजन उन्हें सवर्ण हिंदुओं की दया पर आश्रित कर देगा और सिखों ने भी इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें यह भय था कि विभाजन की वजह से उनसे पंजाब छिन जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है। दलित वर्गों और सिखों दोनों ने देश के विभाजन के विचार को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, भारत में प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। बंगाली समाचार पत्र की स्थापना वर्ष 1879 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा की गई थी। अमृता बाजार पत्रिका मूल रूप से एक बंगाली समाचार पत्र था जिसे बाद में अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया था। संजीवनी वर्ष 1883 में प्रारंभ किया गया था, एक मराठी समाचार पत्र था। गोपाल गणेश आगरकर केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके संपादक के रूप में कार्य किया था। सेकंड वाला यहाँ पर यह भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने बंगाली समाचार पत्र के रूप में की थी, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है। संजीवनी वर्ष 1883 में प्रारंभ किया गया था और ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये मराठी भाषा की पत्रिका नहीं थी बल्कि ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी, यानी ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी न कि मराठी की। तो आपका सी वाला जो है गलत हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही है। गोपाल गणेश आगरकर केसरी समाचार पत्र के संपादक थे, तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर आपका केवल सी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका 14 का सी। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भूराजस्व प्रणाली लिखी हुई है, दूसरी तरफ उसका संबद्ध क्षेत्र है और आपको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमिलित है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार, माहलवारी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे, रैयतवारी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब। देखिए, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। सेकंड वाली बात कर लेते हैं माहलवारी बंदोबस्त की। तो माहलवारी बंदोबस्त गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ इलाकों और पंजाब में लागू किया गया था, यानी सेकंड वाला युग्म यहाँ पर सही नहीं है। ये कहाँ पर, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। रैयतवारी की बात करें तो अंग्रेजों ने मद्रास, बंबई और बराड़ क्षेत्रों में राजस्व बंदोबस्त की एक नई व्यवस्था को लागू किया जिसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। तो यहाँ पर यह मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी, तो यहाँ पर तीसरा वाला युग्म भी सही नहीं है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला युग्म सही सुमिलित है, आपका आंसर है 15 का ए, केवल 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।